व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद नागा। नाज़रीन, आज सारा दिन स्पेशली 17 दिसंबर के दिन शाम से ये खबरें थी कि पीटीआई अपना एक वर्चुअल पावर शो करने जा रही है। उसके लिए बड़ी प्रोपेगेंडा की गई सोशल मीडिया पर, और हर किस्म के जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे उन पर इश्तिहारात की तरह ये चलाया गया कि एक बड़ा जो है वो ग्लोबल शो होने जा रहा है, अनप्रेसिडेंट, जिसकी शायद ही तारीख़ में कोई मिसाल हो। तो वो शो हुआ, लेकिन हम उसको कोई टेक्निकी वजूहात जो हैं, जो रिपोर्ट भी हुई हैं, डिसरप्शन जो थी कनेक्शंस में, और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ हैंडल्स जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट देखना पड़ता है चीज़ों को कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी वो किस तरह उनका इवेंट अनफोल्ड होता है, और सबसे ज़्यादा ये कि पीटीआई इसमें क्या कहने और क्या करने जा रही है। लेकिन गालिब के उस शेर की तरह कि थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। तो जिस तरह उन्होंने प्रोपेगेटेड किया था इसको, इवेंट को, तो शायद उस तरह नहीं हो पाया। गो कि वो पीटीआई कहती रही कि पाकिस्तान में जो कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम थे, इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो टर्न अप नहीं होने पाए। मुझे ज़रा थोड़ा इत्तफाक हुआ जब कनेक्शन बहाल हुआ यूट्यूब पे, तो कोई 1 डेढ़ घंटा 11:30 के करीब मैं कुछ चीज़ें देख पाया। तो उस वक्त कोई 87K यानी 87,000 लोग यूट्यूब पर उसको देख रहे थे। और जिस तरह पीटीआई की कन्वर्जन माजी में हुआ करती है सोशल मीडिया पर, उसके मुकाबले में ये बहुत ही कम नंबर था। बाकी जो हैंडल्स हैं वो मेरे पास नहीं चल पाए, तो मैं उनका नहीं कहता, लेकिन वहाँ जो बैठे हुए थे मॉडरेटर और जो प्रोग्राम को देख रहे थे, उनके मुताबिक ये बहुत बड़ा था, क्योंकि टॉप टेंट चल रहे थे उनके मुताबिक। 2-3 लीडर्स थे जिनको हम सुन पाए। दो चीज़ें इस सारे जो बकौल पीटीआई के उनका वर्चुअल पावर शो था, जो मैंने अख़ज़ की और आपके साथ भी शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये थी कि अभी तक पीटीआई का जो पावर जो बचा कुचा है, जो थोड़ा बहुत बच गया है, वो सोशल मीडिया ही है। क्योंकि गो के ये उनके लिए कितना ल्यूक्रेटिव हुआ, और कितना उनके जो कल्ट है या उनकी फॉलोइंग है इमरान खान की और पीटीआई के, उनको चार्ज कर पाएगा। लेकिन क्रेडिट उनकी टेक्निकल टीम को जाता है कि उन्होंने एक रास्ता निकाला अपने लोगों से कनेक्टिविटी का, और ऐसे उनके लीडरान जो अदरवाइज़ बात नहीं कर सकते थे उनको वो स्क्रीन पे लाए। मैंने जो सुने उनमें जुल्फ़ी बुखारी और जरताज गुल, उनकी जो साबिक दोनों वज़ीर थे, उन्होंने बात की। वो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और बाकी सारे जो हैं वो बातें डिबेटेबल हैं, लेकिन इतनी हद तक वो कर पाए। तो ये क्रेडिट देना चाहिए कि सोशल मीडिया की जो ताकत है, पहले भी पीटीआई का सबसे बड़ा पावर था, जिनकी वजह से उन्होंने एक जिसको गुमराह कन प्रोपेगेंडा कहा जाता है और ब्लैक प्रोपेगेंडा, वो इवाल्व करने में कामयाब हुए थे। और उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी जो है कामयाबी का जो बज़ाहिर सेहरा था उसको था। गो कि ये अदर डिबेट है कि ये किस तरह उनको ये आर्ट मिला, कहाँ से मिला, और कैसे उनको बनी बनाई चीज़ें मिली, लेकिन आज तक किसी न किसी तरह इंटैक्ट है। और इंटैक्ट इस तरह है कि बाहर बैठे हुए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, वो इसको हैंडल कर रहे हैं और चला रहे हैं। आज के शो में भी बहुत सारे ज़्यादा लोग जो थे, जो एक्साइटेड थे बज़ाहिर और डिफरेंट जेस्चर दे रहे थे, वो बाहर ही बैठे हुए थे। और उन्होंने जो क्राउड दिखाया या सपोर्टर दिखाए, वो भी यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, मुख्तलिफ शहरों में थे, जो 20-30 की टोलियों में इंडोर अंदर सोफ़ा सेट्स पर, कुर्सियों पर बैठे हुए थे, नारे लगा रहे थे और थोड़ा जोश और वलवला पैदा कर रहे थे। बाकी दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि वाक़तन जो 9 मई था वो डूम्स डे की तरह पीटीआई के रगों में बैठ चुका है, और उसने पार्टी को, उनके शिराज़े को ऑलमोस्ट जो है बड़ा बड़ा सख्त नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह उनके लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज थी, जो कंटेंट था, उससे लगा कि पीटीआई के पास एक रिपेंटेंस के अलावा बेचने को कुछ नहीं है। जुल्फ़ी बुखारी ने जिस तरह बात की कि 9 मई को हमने कंडेम किया, ये किया, और फिर उसको इक्वेट करने की कोशिश की कि किस तरह नवाज़ शरीफ ने जनरल मुशर्रफ का तैयारा अगवा करके उसको गिराना चाहा, और
300 لوگوں کی وہ جان لینا چاہتا تھا، اس کو آپ نے معاف کر دیا، ہم نے تو پھر بھی پارٹی نے معذرت کی، تو ایکسکیوزز تھے ان کے پاس۔ اسی طرح زرتاج گل صاحبہ جو بڑی جو فائر برانڈ ان کی مقرر رہی ہے، اور وہ بھی ذرا کمزور کمزور دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی، ظاہر ہے وہ کسی ان نون جگہ سے ہی کر رہی ہوں گی، کیونکہ جس طرح کے کیسز ہیں ان کے پیچھے، اور وہ ایبسکانڈر ہے، وانٹیڈ ہے۔ تو مجھے اس طرح ایک فیل آئی کہ واقعتاً 9 میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہر طرح سے کھا چکا ہے، اور وہ اس طرح ہے جیسے ایک خودکشی کرنے والا جو فرد ہے وہ جب بچ جاتا ہے تو اس کی کیفیت آلموسٹ ایسی ہی ہوتی ہے جو آج کی پی ٹی آئی کی تھی، کہ وہ ایسے تعویلیں باندھتا ہے، ایکسکیوزز دیتا ہے کہ دراصل وہ خودکشی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک لمحہ تھا، اس میں اس کا رد عمل تھا، یہ تھا، اس کو تو جان عزیز ہے۔ اس طرح پی ٹی آئی بول رہی تھی کہ ان کو پاکستان اور ان کے ادارے بہت ہی عزیز ہیں اور وطن کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس طرح کے نعرے اور جو شور وہ مچا سکتے تھے، ایوالو کر سکتے تھے، ان میں وہ تاثر دینے کی کوشش کی۔ تو اس سے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک بھی ابھی تک نہیں سنبھلی، اور ان کے پاس حالانکہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن بیچنے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ موازنہ کریں کہ آپ کرپٹ لوگوں کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے، انتظام کیا گیا ہے، اس کو لایا گیا ایئرپورٹ پر، ان کو نواز شریف صاحب کے انگوٹھے لگائے گئے، یہ پروٹوکول وہ پروٹوکول، اس کے سوا ان کے پاس نہیں۔ اور دوسرا وہ اپنے کلٹ کو تھوڑا چارج کر رہے تھے کہ عمران خان نے کس طرح جیل کاٹ لی ہے، اور وہ اس کے ارادے پست نہیں ہوئے، وہ آئے گا، ریوائیو کرے گا، اور باقی چیزیں ہیں۔ اور جس طرح میں نے سنا سرتاج گل کو کہ وہ مسجد نبی میں ننگے پاؤں گیا ہے، تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو توڑا جائے اور یہ کیا جائے۔ تو مذہب کا جس طرح استعمال کرتی ہے پی ٹی آئی پولیٹکس میں، وہ آج بھی نظر آیا، لیکن ایک لمیٹڈ شو تھا، اور اس طرح کے ماحول میں جب ان کی وائس جو ہے وہ بہت ہی ڈمنش ہو گئی ہے، اس میں ایک اچھی ایفرٹ تھی، اور وہ کریڈٹ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انہوں نے یہ کر دیا، اور کوشش کی کہ اپنے کلٹ کو، اپنی فالوئنگ کو وہ ذرا ایڈریس کر سکے۔ باقی دوسری طرف یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے پی ٹی آئی وہ اب وکلا کے یعنی سپرد ہے، ان کے اب نرگے میں کہہ لیں یا ان کے حوالے ہے۔ آج لطیف کھوسہ صاحب نے مفرل ڈال کے پی ٹی آئی کا جو روایتی اسٹائل ہوتا ہے اس میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور ان سے سوالات سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ پاگل پن والا فیصلہ کر رہے ہو، لیکن ہاں میں پاگل ہوں، اور میں محب وطن ہوں، اپنے وطن کے لیے اگر پاگل ہونا پڑے تو وہ میں کروں گا۔ ظاہر ہے کھوسہ صاحب کی جو ہے پالیٹکس رہی ہے ایک پیپلز پارٹی میں، ان کو بڑے بڑے عہدے بھی ملے ہیں، گورنر رہے ہیں وہ، اٹارنی جنرل اور باقی چیزیں، بڑا انہیں پاور انجوائے کیا ہے۔ تو گزشتہ کئی دنوں سے، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ پیپلز پارٹی میں وہ اسٹیٹس انجوائے نہیں کر رہے تھے، اور آل آف سڈن وہ عمران خان کے جو سنگین کیسز ہیں ان میں ان کے وکیل بن گئے، اور ان کی جو مسز ہیں بشرا بی بی، ان کے وکیل بن گئے، ان کے ساتھ نظر آئے، تو پارٹی نے ان کے خلاف جو ہے وہ ڈسپلنری کارروائی کی، تو ان کا انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ ظاہر ہے ایز اے وکیل جو ان کا باقی کیریئر بچتا ہے اس میں تو ان کے لیے یہ بڑی ون ون سچویشن ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے کیسز کا عمران خان اور ان کی جو باقی ساتھی ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کے خلاف، تو یہ بڑے مہنگے کیسز ہیں۔ تو کھوسہ صاحب پہلے سے مہنگے وکیل ہیں، اگر ان کو فیس ویس ملتی رہے، ایک تو ان کا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس سے ان کی وکالت اور پروفیشن کا جو ہے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے جو گیمبل کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ پوسٹ 9 میں پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور کوئی بڑا لیڈر اسکرین پر نظر نہیں آتا جو بات کر سکے، کیونکہ وکیل ہیں، ان کے انڈروڈس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور تھوڑا دھیما بولتے ہیں، لا فریٹرنیٹی میں بھی ان کے کافی اسپیس ہے۔ تو ایسے ٹائم میں آئے ہیں جب پی ٹی آئی ابھی کوئی مزید ایڈونچر نہیں کر سکتی، ان کا ریکنسیلیٹری ٹون ہے، اور ساری پارٹی جیسے ہم نے آج دیکھا وہ کوشش کر رہے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی اب وہ معاف کی جائے، ہم آنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس فضا میں جو سارے وکلاء ہیں ان کے لیے ون ون سچویشن ہے، اسپیشلی لطیف کھوسہ صاحب جیسے جو وکیل ہے، کیونکہ جب پارٹی ایڈونچر نہیں کرے گی، بڑا بیانیہ نہیں بنا سکے گی، اور بڑا کوئی ایڈونچر نہیں کرے گی الیکشن میں، تو پھر ان کے لیے بڑی اسپیس ہے، وہ ہر وقت بولتے رہیں گے کوئی بڑا لیڈر ہے نہیں،
تو खोसा साहब स्पॉट लाइट में रहेंगे और उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद गैम्बल साबित होगी। दूसरी तरफ बाकी जो वकला हैं पीटीआई के, वो भी आपको एक्टिव नज़र आएंगे और कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो इलेक्शन खुद वकला के ज़रिए लड़ेगी। अब ये भी बड़ा मिलनदार क्वेश्चन है कि कोई पार्टी जिसके इलेक्टेबल्स जिसके बड़े अमीर रोसा जो जहाज़ लेकर पार्टी को जितवाते थे और लोगों की शमूलियत करते थे वो भी ना हो, और बाकी जो इलेक्टेबल्स बच जाते हैं या जो पॉपुलरिटी वोट को कैपिटलाइज कर सकते हैं वो भी स्क्रीन पे मौजूद ना हो, तो सिर्फ वकील जो हैं वो किस तरह ये कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ सहाफ़ी दोस्तों के साथ बैठे हुए तो वहाँ गपशप चल रही थी कि वकील अगर पीटीआई की टिकट्स ले पाते हैं तो उनकी कैंपेन और बाकी जो रवायती तौर पर इलेक्शन के अखराजात वगैरह होते हैं तो वो कैसे करेंगे, उनको मीट करेंगे। क्योंकि आम तासुर वहाँ ये था कि नॉर्मली जो वकील होते हैं मेजॉरिटी वो बड़े कैलकुलेटेड और आम फहम में कंजूस लोग होते हैं। उनके चैम्बर्स में आप जाएंगे, बड़े बड़े क्लाइंट भी आते हैं तो वो मुश्किल से उनको एक काली या सब्ज़ चाय मिल पाती है, तो वो इतने जनरस नहीं होते लोगों को केयर करने ट्रीट कर। वैसे उनके प्रोफेशन की तकाजा भी है कि वो फ्रीक्वेंटली लोगों से मिलते हैं, बिज़ी होते हैं, तो सोशलाइजेशन उनकी कम ही होती है, मासवाए अपनी बार या किसी की निजी दावत में या उसमें कचहरी में वो चले जाएं, तो बाकी वो रिज़र्व होते हैं। तो इलेक्शन इट्सेल्फ इस मुल्क में एक बड़ा आर्ट है जो पैसों के बगैर बड़ी सोशलाइजेशन, और आप देखते हैं जब इलेक्शन में इलेक्टेबल्स खड़े होते हैं या पार्टीज़ खड़ी होती हैं तो कितने वो साइड्स हैं जिनको वो एड्रेस करते हैं, एक्सप्लाइट करते हैं। ज़ात, बरादरी, आपके जो मजहबी लिंकेज हैं उनको, हर किस्म की वहाँ जो है पैसे चलते हैं। आपकी प्रोपेगेंडा मशीनरी किस तरह है, और इलेक्शन डे खुद जो है पोल डे वो बड़ा क्रूशल होता है कि किस तरह लोगों को लाया जाए। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो कैंप्स होते हैं उसमें कितनी एनर्जी है, लोगों को ये इम्प्रेशन मिले कि ये पार्टी वाकईतन जो है एक मजबूत पार्टी के तौर पर मौजूद है। और बड़ी कैंपेन चलती है, वो लोगों को मोबिलाइज़ करना पड़ता है गलियों में, महलों में, और बड़े बड़े जो हलके हैं वहाँ। तो इनमें वकील साहबान क्या कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल था जिस पर काफ़ी डिबेट भी हो रही थी और लतीफ़े भी हो रहे थे साथ साथ में कि अगर पीपल्स पीटीआई जो है वो एक मेजॉरिटी वकला को देती है, जैसे गौहर खान उनके अब नए चेयरमैन हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, कुछ और वकला हैं, वो अगर सामने आ जाते हैं, ज़ाहिर है उन पर कोई केसेस नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कोई इतनी बड़ी क्रैक डाउन या कार्रवाई की भी कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो इलेक्शन तो वो लड़ पाएंगे। अब ये एक अलहदा बहस है कि पीटीआई को अपना इंतखाबी निशान बल्ला मिल पाता है या उनको कितनी स्पेस मिलेगी करने के लिए। लेकिन वकला के लिए इट्सेल्फ उन जो दिग्विज पॉलिटिशियंस हैं पीपल्स पार्टी के, नवाज़ लीग के, और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के मुंह से और सिस्टम के मुंह से इलेक्शन छीन लेना और अपने जो कल्ट है या फॉलोइंग है या वोट बैंक है उसको कैपिटलाइज करना, ये खुद बड़ा सवाल है। तो ये चीज़ें साथ साथ डेवलप हो रही हैं। देखेंगे आइंदा दिनों में पीटीआई अपने जो वोटर्स को है किस तरह फॉलो करती है, और टिकट्स का जो मरहला अभी 2-3 दिन में डिसाइड होने वाला है, 23 तारीख तक ज़ाहिर है वो नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे तो कितने लोग पीटीआई का टिकट लेने जाते हैं और उनमें कितने इलेक्टेबल्स हैं और कितने वकला हैं, ये भी नक्शा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज का जो वर्चुअल पावर शो था वो इतनी हद तक था कि पीटीआई ने एक बड़े अरसे के बाद एक एफ़र्ट की है अपने वोटर को, अपने कल्ट को, अपनी फॉलोइंग को एड्रेस करने की और उनको यकीन दिलाने की कि उनका लीडर और पार्टी जो है खड़ी हुई है। गो कि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका था जो इस इलेक्शन के अमल से बज़ाहिर तो दूर हैं, क्योंकि ये बड़ा महंगा एडवेंचर है एक बंदे के लिए यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से या अफ्रीका के किसी हिस्से से आकर यहाँ वोट डालना। वो लाखों का काम है, आना जाना और ठहरना। देखते हैं कितने ओवरसीज़ जिनके यहाँ वोट दाखिल हैं वो जो आज जज्बा दिखा रहे थे वो आते हैं और पीटीआई की जो सिंपैथी है उसको वोट में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं पीटीआई के इलेक्शन और उनके जो फ्यूचर और सर्वाइवल पर। तो आज के लिए इतना ही। हमारा प्रोग्राम देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक दें। बहुत बहुत शुक्रिया।